चलो इधर से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रीवियस क्वेश्चन जो बचा हुआ था ना, पेंडिंग था, जिसमें आप लोगों को डाउट था ए कॉमा बी वाला, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर जो होता था वो एज अ प्री इमेज और एज अ इमेज होता था, ठीक है। तो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन, दोनों चीजों पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, आएगा वो इन्वर्टेबल फंक्शंस। इन्वर्टेबल फंक्शन तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, इन तीनों के सिलेबस में है, ठीक है। वो मैं बता दूंगा इन्वर्टेबल फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले ना रिलेशंस को मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ। रिलेशंस की कंडीशन क्या थी? अगर मान लो कोई रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सिव कब होगा? रिकॉल करो और बता रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन थी? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये कंडीशन थी। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन थी? रिकॉल करो, बताओ। ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन क्या हो जाता था? सिमेट्रिक। और थर्ड ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन थी? if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R implies a comma c belongs to R, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता था। अगर तीनों हैं तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते थे? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये याद आ गया सबको? फिर उसके बाद हम आते हैं फंक्शंस के ऊपर। तो यहां पर हमने टाइप ऑफ फंक्शंस में कौन कौन से टाइप देखे थे? सबसे पहला था इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का एक और नाम क्या है? वन वन। समझ में आई ये चीज? तो वन वन फंक्शन क्या होता था? एक ही इमेज होगी, दो अलग की सेम इमेज नहीं हो सकती। जैसे कि अगर मान लो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 है, एफ ऑफ -2 की वैल्यू भी 4 है, तो ऐसी सिचुएशन में ये फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट वन वन। क्या ये क्लियर हो गया? और नॉट वन वन को और क्या बोल सकते हैं? मैनी वन। यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद सेकेंड चीज है, अच्छा, इसको वन वन है या नहीं ये चेक करने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कैसे चेक करते थे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या ले लेते थे? एफ ऑफ वाई। और फिर उसके बाद सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के बाद अगर हमें एक्स इक्वल्स टू वाई मिलता था तो ये क्या हो जाता था? वन वन। यहां तक क्लियर हो गया सबको? और अगर नहीं मिलता था, अगर ये नहीं मिलता था, नो, तो ये क्या हो जाएगा? मैनी वन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आते हैं ऑन टू पे। ऑन टू को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू की कंडीशन क्या होती है? अगर मान लो कोई फंक्शन एफ जो है वो ए से बी में डिफाइंड है, तो ऑनटू को अगर ऑनटू की डेफिनेशन ये होती थी कि बी के सारे एलिमेंट के लिए प्री इमेज होनी चाहिए। समझ में आया? बी को दरअसल क्या बोला जाता है? बी को बोला जाता है कोडोमेन। बी होता है कोडोमेन, ठीक है। और जो एलिमेंट ए के इनपुट के लिए जो इमेज मिलती है उसके सेट को क्या बोला जाता है? रेंज। तो अगर कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं क्या उसको दिमाग में तुम लोग मैप कर पा रहे हो? एरो डायग्राम से, एरो डायग्राम से मैप करना है। मतलब अगर मान लो ये ए है, ये बी है, तो बी पूरा का पूरा कोडोमेन है, लेकिन अगर इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है तो मतलब ये रेंज भी और ये कोडोमेन भी, दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? सेम। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑन टू बोलेंगे। और अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों होता है, बोथ बोथ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये सब मैं अभी इसलिए रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि आज हम बचे हुए क्वेश्चन करेंगे जो कि मिक्स्ड होंगे, रिलेशंस और फंक्शंस दोनों पे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दो टॉपिक और है जो कुछ बोर्ड्स में पूछे जाते हैं अदर देन सीबीएसई, जिसमें एक है कंपोजिट फंक्शन और दूसरा है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। वो भी मैं ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं अब हम इस क्वेश्चन के साथ। तो सामने जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पहले इसमें ये चीजें नोट करो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये फंक्शन नोट डाउन कर लो। एफ, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? रियल नंबर। और को डोमेन क्या है? लिखो लिखो एक बार, फिर मैं उस पर डिस्कशन करता हूं तुम लोगों से। फटाफट नोट करो उसको। हो गया? नोट कर लिया? ओके। चलो अब मुझे एक बार बताना क्या लिखा है। यहां पर फंक्शन एफ डिफाइंड है, इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर। और इसका कोड डोमेन क्या बताया, बताओ। कोड डोमेन क्या था? तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, क्या याद है? तुम लोग 11th में पढ़ते थे, -1, 1, और इसको बोलते थे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब -1 इंक्लूड नहीं है, +1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके बीच के सारे रियल नंबर। ये क्लियर हो गया सबको? और फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन था क्वेश्चन में? x/1 + mod x। और आपको चेक करना है ये 1 1 है या ऑन टू है या दोनों है। क्लियर हो गया? तो 1 1 हम कैसे चेक करते हैं, बताओ जल्दी से। 1 1 कैसे चेक करते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेते हैं? एफ ऑफ वाई। साथ में सॉल्व करते चलना फटाफट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, लिख लिया? हाँ। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? यस, पुट करो x/1 + mod x। और राइट साइड में आ जाएगा y/1 + mod y। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस। अब यहां पर ना, जब हम मॉड हटाएंगे तो दो चीज हो सकती है, या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। और चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। चार कॉम्बिनेशन बोलने का मतलब है एक्स और वाई को मिला के, अगर मान लो एक्स को प्लस लू, वाई को प्लस लू, मान लो एक्स को माइनस लू, वाई को माइनस लू, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको प्लस, चार केसेस हो सकते हैं। समझ में आया सबको ये? चलो ये चारों केसेस एक बार हम डिस्कस करते हैं। पहला, जब दोनों पॉजिटिव है, मॉड एक्स भी पॉजिटिव और मॉड वाई भी पॉजिटिव, मतलब मॉड एक्स की जगह पे प्लस एक्स ले रहे हैं, मॉड वाई की जगह पे प्लस वाई ले रहे हैं। ठीक है, केस 1। तो बताओ क्या होगा उस सिचुएशन में? यहां पर आ जाएगा x/1 + x, ये हो जाएगा y/1 + y। सॉल्व करके बताओ फिर क्या आएगा। फटाफट करो सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आपको x और y इक्वल मिल रहा है? सब आगे जल्दी। ये इधर मल्टीप्लाई आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा x/1 + y, और इधर पे आ जाएगा y/1 + x। फिर उसके बाद ये x जब मल्टीप्लाई होगा तो x + xy बनेगा, ये हो जाएगा y + xy बन जाएगा। ऐसे होगा, +xy दोनों से कट गया। फाइनली आपको यहां पर क्या मिल गया? x = y। कंफर्म करो, ये आया क्या सबका? तो मतलब इस कंडीशन में ये 1 1 है, ये 1 1 है। अब सेकेंड कंडीशन लेते हैं जब दोनों नेगेटिव है। तो सेकेंड केस लो, दोनों को नेगेटिव लो, और बताओ 1 1 आ रहा है कि क्या नहीं आ रहा है? x mod x इज इक्वल्स टू -x लोगे, mod y इज इक्वल्स टू -y लोगे। तो यहां पर आ जाएगा x/1 - x, ये हो जाएगा y/1 - y। आ रहा है? हाँ, फिर अगली कंडीशन उमांश किया सॉल्व। जल्दी करो फास्ट। ऑनलाइन में भी सारे बच्चे जो हैं जल्दी सॉल्व करो इसे।
सेकंड हो गया ना सबका, थर्ड स्टार्ट किया। थर्ड में मॉड एक्स की जगह पे एक्स ले रहे होगे, मॉड वाई की जगह पे क्या ले रहे हो, माइनस वाई। तो यहां पर आ गया एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। ऐसा किया सबने। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स वाई। एक बार चेक करो ऐसा आया कि सबका। यहां तक आया ना सबका। फिर उसके बाद अगर मैं इस y को इधर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2xy। जल्दी से बताओ यहां तक सबका आया कि नहीं आया? आ गया। तो क्या लग रहा है, ये 1 1 है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन एक बार क्वेश्चन में पढ़ते क्या लिखा है, क्या प्रूफ करना है? शो दैट द फंक्शन इज, पढ़ो जल्दी, शो दैट द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। मतलब आपको प्रूफ करना है ये 1 1 है, लेकिन यहां पर तो 1 1 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अब क्या करोगे? समझ में आ रहा है जो मैं पूछ रहा हूं? अब देखो, आपको ये बताना पड़ेगा कि थर्ड केस इनवैलिड है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा या ये गलत है। कैसे बताओगे, समझना। यहां पर आपने मॉड एक्स की वैल्यू क्या ली, मॉड वाई की वैल्यू क्या ली है, माइनस वाई। मॉड एक्स की वैल्यू क्या ली है, प्लस एक्स। अब अगर मान लो यहां मॉड एक्स अगर एक्स है जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, और y की जगह पे यहां y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हम कब लेते हैं, मॉड y को हम y कब लेते हैं और माइनस y कब लेते हैं? y तब लेते हैं जब y कौन सा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा तब। और जब y नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, तो हम क्या ले लेते हैं, माइनस। इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो एक नेगेटिव वैल्यू है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सबको? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और बाहर में एक और माइनस है। तो y खुद नेगेटिव, बाहर में एक और माइनस, मतलब माइनस माइनस ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, प्लस। और x कौन सी वैल्यू होगी, पॉजिटिव। x क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि हमने मॉड x की जगह पे क्या लिया है, x लिया है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये पॉजिटिव है, और ये भी माइनस माइनस के कारण क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ओवरऑल राइट हैंड साइड हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू होगी पॉजिटिव। क्लियर हो गया ये चीज? अब ये बताओ 2xy की वैल्यू क्या होगी? 2xy नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि यहां x होगा पॉजिटिव और y क्या होगा, नेगेटिव। मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकता, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकता, मतलब कंडीशन 3 एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या ये क्लियर हो गया? कंडीशन 3 एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यहां पर ये क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और उसी तरीके से ये वाली कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, आखिरी वाली, जिसमें x को नेगेटिव लोगे और y को क्या लोगे, पॉजिटिव। क्या ये समझ में आया? तो जो जो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है उसमें ये फंक्शन कैसा आ रहा है, 1 1। मतलब ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो आप इस तरीके से दो केसेस बताना, थर्ड बताना, डज नॉट एग्जिस्ट लिख देना। सिमिलरली when x is negative, y is positive, this condition will also not exist, hence the function is 1 1. Okay, कुछ पूछना है? देख, y नेगेटिव है। y क्यों नेगेटिव है? क्योंकि हमने मॉड y की जगह पे क्या रखा है, माइनस y रखा है। समझ में आ रहा है ये चीज? और मॉड y की जगह पे माइनस y तब रखते हैं जब y की वैल्यू खुद में एक नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी हो। तो इस वजह से y की वैल्यू 0 से छोटी मतलब नेगेटिव है, तो उसके नेगेटिव और बाहर नेगेटिव साइन के कारण वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? और x तो खुद में पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल ये पॉजिटिव हो गया। और y नेगेटिव होने के कारण राइट साइड भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दैट्स वाई ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। दैट्स वाई हम बोलेंगे जो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है उसमें ये 1 1 आ रहा है, दैट्स वाई ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, ओके।
तो 1 1 के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या प्रूव करना है, इसे ऑन टू। तो ऑन टू प्रूफ करने का प्रोसेस क्या है, ऑन टू प्रूफ करने का प्रोसेस क्या है? तो y इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम यहां पर, f ऑफ x। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x लेते हैं। अब यहां पर y इज इक्वल्स टू f ऑफ x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x अपॉन 1 प्लस मॉड x, यही करेंगे, याद आया? फिर इसके बाद का स्टेप क्या होता था, x की वैल्यू निकालते थे किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। अब यहां पर फिर से हमारे पास दो सिचुएशन आएगी, क्योंकि जब एक बार मैं मॉड x की वैल्यू क्या ले लूंगा, प्लस x, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। समझ में आया? इसको सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू बताओगे क्या आ रही है, बताओ जल्दी से। हाँ, एक मिनट। y प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसा बोल रहे हो? x की वैल्यू y के टर्म्स में। यहां तक समझ में आया? x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y अपॉन 1 माइनस वाई। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं जाती ना, ये x की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ y। ओके, हाँ, ये करने के बाद अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि y की वैल्यू हम रखेंगे, कहां से रखेंगे, कोड डोमेन से। तो उसका कोड डोमेन क्या है, उमांश क्या है इसका कोड डोमेन, जल्दी, लिखा नहीं है क्वेश्चन, क्या है कोड डोमेन इसका, ये है इसका, सामने देखो क्या है, ओपन इंटरवल -1 से लेके +1। तो y की वैल्यू हम कोड डोमेन से पुट करेंगे, तो x की वैल्यू किससे आनी चाहिए, डोमेन से। तो अगर मान लो मैं y की वैल्यू -1 टू +1 रखता हूं, तो क्या x रियल नंबर आएगा, तो यस आएगा। अगर ये क्लोज्ड इंटरवल होता तो ये 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अभी ये क्या दिया है, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 कॉमा +1 implies x belongs to R। मतलब इसके कोड डोमेन से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू उसके डोमेन से बिलोंग करेगी। समझ में आ गया फर्स्ट केस में? सेकेंड केस में भी ये चीज वैलिडेट करो। सेकेंड केस में क्या चेंज हो जाएगा, मॉड एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे -x, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर हो गया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और उसके बाद सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालो। y माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ये वाली टर्म को इधर भेजेंगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स वाई, फिर y इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस वाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, अब क्या इस कंडीशन में भी अगर मैं y ओपन इंटरवल से रखूं, को डोमेन से रखूं, तो क्या x की वैल्यू मुझे रियल मिलेगी, डोमेन से मिलेगी? यस। तो ये फंक्शन सेकंड केस में भी क्या हो गया, ऑन टू, मतलब ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी लिख लो, सेम चीज कॉपी हो जाएगी। हेंस फंक्शन इज ऑन टू, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। और यहां पर फंक्शन कौन सा प्रूफ हो गया था, 1 1, 1 1 ऑन टू दोनों, मतलब ये फंक्शन हो जाएगा बाइजेक्टिव। हटा दो इसको फिर मैं,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेरे ख्याल से तुम लोग कर लोगे, लिख के दिखाओ अपनी कॉपी में कैसे लिखोगे इसका आंसर। ठीक है, डायरेक्टली ये लिखने के बाद ये लिखेगा, हेंस इट इज 1 1 या इंजेक्टिव। हाँ ठीक है। implies x is equal to y, that's it। देखो सबने ये तो कर लिया भाई, ऐसा किया f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y सबने लिख दिया, फिर उसके बाद ये भी लिख दिया x क्यूब इज इक्वल टू y क्यूब, ये भी लिख दिया। डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो implies x इज इक्वल टू y। अगर ऑड पावर है दोनों तरफ तो बेस क्या हो जाएंगे, सेम। इवन पावर होती है तो सिर्फ क्या लग जाता है, प्लस और माइनस। ऑड पावर में डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा। तो x इक्वल टू y है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। हटा दूं मैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल जाएगा आप लोगों को समझने में, ठीक है। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो मुश्किल जाते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज लिखो सेट एक्स, जो जो अंडरलाइन लिख कर रहा हूं उसको लिखो, सेट एक्स। लिख लिया। फिर लिखो पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स कॉमा करके लिख देना, पी ऑफ एक्स। और ये क्या है, इसमें इसने इनडायरेक्टली बताया है, ये है सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। लिखो इसको जल्दी, फास्ट। लिख लिया। अब इसका नाम क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। इसको कुछ बोलते हैं जो यहां इस इंडिकेशन से पता चल रहा है। किसी को पता है, गुड। इसको बोलते हैं पावर सेट। तो पी ऑफ एक्स एक्चुअल में क्या है, पावर सेट है। किसका पावर सेट है, सेट एक्स का। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर लिखा है रिलेशन आर इन पी ऑफ एक्स। ये चीज को लिखो, रिलेशन आर इन पी ऑफ एक्स। अब फिलहाल मैं यहां तक जो है क्वेश्चन को समझाता हूं। तो एक रिलेशन आर है, वो इन पी ऑफ एक्स है। मतलब रिलेशन आर जो डिफाइंड है वो पावर सेट ऑफ एक्स टू पावर सेट ऑफ एक्स है। उसका को डोमेन भी पावर सेट ऑफ एक्स है, डोमेन भी क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स है। तो अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास सेट एक्स जो है वो ये हो गया 1 2 3। मान लो ये हो गया सेट एक्स। तो बताओ इसका पावर सेट क्या होगा, किस कौन कौन निकाल सकता है इसका पावर सेट। अच्छा नहीं, चलो और इजी चीज पूछता हूं, इसके सबसेट्स बताओ क्या क्या होंगे। इसका सबसेट होगा 1 2 3, बस। और 1 2 भी होगा, और 2 3 भी होगा, 1 3 भी होगा, 1 2 3 ये भी होगा, और क्या होगा, नल सेट होगा। क्या ये पता कर सकते हैं कितने सबसेट होते हैं, एक शॉर्टकट तरीका है क्या, 2 की पावर n। तो यहां पर n कितना है, 3, 2 की पावर 3 मतलब 8 सबसेट्स बनेंगे। समझ में आ गया ये चीज। तो ये जितने सबसेट बने उसको अगर एक सेट के अंदर लिख दूं तो इसे कहते हैं पावर सेट, और उसे डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स। क्या ये समझ में आया सभी को। तो ये लिखो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। इस चीज को साइड में एक एग्जांपल के तौर पे लिख लो।
लिख लिया सबने? आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करें। अभी हमने क्वेश्चन की सिर्फ ये फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ी थी, अब इसके बाद क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। चलो अब सारे बच्चे इधर देखना, यहां पर क्या लिखा है, सबसेट्स ए कॉमा बी इन पी ऑफ एक्स। मतलब ये जो ए और बी जिनके बारे में बात कर रहा है, ये खुद एक सबसेट्स है, लेकिन वो किसके एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ एक्स के। तो ये चीज हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ में आया ये चीज? तो ए हो सकता है ये हो, या हो सकता है ये हो, या हो सकता है ये हो। इनमें से कोई भी एक सबसेट को ये ए मान रहा है और दूसरा वाला कोई क्या है, बी है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और क्या लिखा हुआ है इसके बाद, ये देखो, ए आर बी, इस लाइन का क्या मतलब है रुद्र? इधर ध्यान दे, इसका मतलब क्या है बता तो। कितने बच्चों को ये पता है ए आर बी का मतलब क्या है? अच्छा, क्या आपको इसका मतलब पता है, ए कॉमा बी और ये सिंबल और आर, क्या इसका मतलब पता है? क्या मतलब है इसका? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ए कॉमा बी इसका एलिमेंट है। इसका मतलब ए की इमेज क्या है, बी है। इसका मतलब ए इज रिलेटेड टू बी। इसको ऐसे भी लिखते हैं। समझ में आई ये चीज? तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन में लिखा है ए आर बी, तो इसका क्या मतलब हुआ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। क्या ये समझ में आ गया? यहां ए खुद एक सबसेट है, जो कि वो पावर सेट का एलिमेंट हो गया, और बी भी एक सबसेट है जिसमें ये इसकी इमेज है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये चीज लिखो, जो भी चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, सब काम की चीज है, ताकि आपको इसका मीनिंग क्लियर रहे। यहां तक हो गया? सबने लिख दिया? इसके बाद क्या क्वेश्चन पढ़ जल्दी। तुम लोग सोचते हो कि मेरा काम है क्या ये क्वेश्चन समझना? खुद की मेहनत तुम लोगों को करनी है, जल्दी। तो ए आर बी इफ एंड ओनली इफ दिस, इसका क्या मतलब हुआ, ए कॉमा बी रिलेशन में होगा अगर अगर ये कंडीशन होगी तब। तो क्या मतलब हुआ, इफ इफ ए कॉमा बी रिलेट्स टू आर, देन, या फिर ये लिख सकते, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ये इसका एलिमेंट है, अगर ए बी का सबसेट है तो। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हम्म। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी ऑफ एक्स। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं? तो लिख दो इक्विवेलेंस रिलेशन क्वेश्चन मार्क। इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, क्वेश्चन मार्क। अब भाई मैं पूछूंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? रुद्र बता। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों होता है। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है? सौभाग्य। यश, क्या कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की? ए कॉमा, अभी लिखाया था ना मैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। समझ में आई ये चीज? तो क्या लगता है, ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? नहीं हो सकता है, नहीं होगा या नहीं होगा, यस और नो में आंसर चाहिए। तो ए कॉमा ए तब रिलेशन से बिलोंग करेगा जब ए खुद का सबसेट होगा तब। तो क्या ए खुद का सबसेट होगा? जैसे कि हमने एक सेट एक्स लिया, तो सेट एक्स का जो एलिमेंट है वो खुद का सबसेट आया कि नहीं आया? तो ए अगर कोई एक सेट है तो उसके सबसेट में वो खुद कंप्लीट सेट भी आता है। तो ये आ रहा है, मतलब ए कॉमा ए रिलेशन में आएगा। समझ में आई ये चीज? तो हम लिखेंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल, इस सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल ए
बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। किसी को इसमें कंफ्यूजन तो बताओ, मुस्कान समझ में नहीं आया ये वाला पूरा स्टेप? देखो यहां पर अगर तुम कोई भी एक सेट को, कोई भी एक सबसेट को ए चुन लो, किसको चुनना चाहते हो बताओ। मान लो मैं इसको ले लेता हूं, ये हो गया मेरे लिए ए, है ना? तो 1,3 ए हो गया। तो ये क्या खुद का सबसेट है? क्या 1,3 इज अ सबसेट ऑफ 1,3? ये लिखना सही होगा? यस होगा। तो ए खुद का सबसेट होगा, तो ये क्या सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा? इसका सबसेट क्या होगा? यही होगा, ये भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो हर एक एलिमेंट के लिए ए का सबसेट होगा, चाहे आप किसी को भी चूज करो। और अगर ऐसा होगा मतलब ए कॉमा ए रिलेशन में होगा, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन है। और अगर इसमें होगा तो इसका मतलब ये फंक्शन, ये रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये कंडीशन हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू हो रहा है, दैट्स व्हाई ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक बताओ, सिमेट्रिक कैसे टेस्ट करते हैं? तो ए कॉमा बी, ये तुम लोग बताओगे, ध्यान से सुनना, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा। मान लेते हैं कि ए कॉमा बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है। अगर ये रिलेशन आर से बिलोंग करता है तो फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से ए सबसेट होगा किसका? बी का। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अब ये बताओ कि अगर ए बी का सबसेट होगा तो क्या ये बोलना सही है कि बी भी ए का सबसेट होगा? कोई भी एक एग्जांपल लेके देख लो। मान लो मैं इसे ए मानता हूं और इसे बी मानता हूं, तो ये ए बी का सबसेट है। समझ में आई ये चीज? तो क्या उल्टा भी इसका ट्रू होगा हमेशा? क्या बी ए का सबसेट होगा हमेशा? नहीं होगा। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए इज नॉट ऑलवेज ट्रू। नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं होगा। इसका मतलब, इसका मतलब बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, हमेशा इससे बिलोंग नहीं करेगा। समझ में आई ये चीज? और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये नॉट सिमेट्रिक। तो इसलिए फंक्शन हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक। क्या ये क्लियर हो गया? अब ट्रांजिटिव की कंडीशन याद है ना? ट्रांजिटिव की कंडीशन, ए बी रिलेटेड मतलब ए बी का सबसेट, बी सी रिलेटेड मतलब बी सी का सबसेट। अब सोचो और बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? क्या लग रहा है? होगा? चलो चेक कर लेते हैं। हेलो, हाँ हाँ, अब शाम को 7:30 आ जाइए ना। जी, ओके। हाँ तो क्या ये किया, स्टार्ट किया लिखने का तरीका? क्या लिखा बताओ सबसे पहले? इसको ऐसे स्टार्ट करोगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हमने ये मान लिया कि ए कॉमा बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गया? फिर हम ये मान लेते हैं कि बी कॉमा सी ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है। मतलब क्या हो जाएगा? बी इज अ सबसेट ऑफ सी। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब ये बताओ कि अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो क्या ये जरूरी है कि ए सी का सबसेट होगा? जरूरी है कि नहीं है? होगा कि नहीं होगा? चलो तुक्का मान दो, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि एकदम सही। ये होगा बोल रहा है, यश बोल रहा है नहीं होगा, आयुष क्या बोल रहा है? नहीं होगा, मुस्कान नहीं होगा, और प्रखर, ओमांश और सौभाग्य, तुम लोग भी बताओ। होगा? होगा?
चलो इधर पे देखते हैं। देखो मान लेते हैं इसको वेन डायग्राम से समझता हूं। मान लो ये ए है, ये बी का सबसेट है। बी का सबसेट है मतलब बी के अंदर ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट किसके अंदर है, बी के। और बी किसका सबसेट है, सी का। मतलब सी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे किसके अंदर आएंगे, सी के। तो क्या ए सी का सबसेट होगा कि नहीं, देख के बताओ वेन डायग्राम से, होगा कि नहीं होगा ना। तो ए के सारे अंदर वाले एलिमेंट सी के अंदर भी आएंगे, वेन डायग्राम से समझा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ये हमेशा ट्रू होगा। मतलब ए कॉमा सी ये भी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। ओके एक और एग्जांपल ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो। जैसे अगर मान लो मैं यहां पर एक एलिमेंट 2 लेता हूं, तो बताओ 2 किसका सबसेट है। यहां पर छोटे वाले में देखो 2 इसका सबसेट है ना 1,2 का। अब 1,2 किसका सबसेट है, 1,2,3 का। तो क्या ये इसका सबसेट होगा, यस हो रहा है। समझ में है कि नहीं ये चीज। दैट्स वाई ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ये फंक्शन हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो ये इक्विवेलेंस है कि नहीं, नहीं है, बिकॉज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया सबको ये। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको याद रखना है। हाँ वो एक प्रॉपर्टी है, नोट करके लिख के रखना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम दिस सेट। तो मान लेता हूं मैं इस सेट को n ले लेता हूं जिसके एलिमेंट्स हमें क्या दिए गए हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन अप टू n। समझ में आ गया। तो ये जो फंक्शन डिफाइंड है वो उसका डोमेन भी n है और उसका कोड डोमेन भी क्या है, n है। एलिमेंट यहां पर क्या है 1 2 3 4। इसको मैं एरो डायग्राम से समझा रहा हूं, उससे समझना ज्यादा आसान है। ठीक है अप टू n। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 अप टू n। समझ में आए। अब ये बताओ ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, क्या कंडीशन। सारे कोडोमेन के लिए इमेज, कोडोमेन के सारे एलिमेंट के लिए प्री इमेज होनी चाहिए, यही कंडीशन है। मतलब 1 की कोई प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन कौन सी हो सकती है। 1 की प्री इमेज 1 भी हो सकती है, 1 की प्री इमेज 2 भी हो सकती है, 1 की प्री इमेज 3 भी हो सकती है। बहुत सारे, कितने ऑप्शन है हमारे पास इसकी प्री इमेज को सेलेक्ट करने के, n ऑप्शंस। क्या ये समझ में आ गया। अब मान लो n तरीके से हमने इसकी प्री इमेज डिसाइड कर ली। अब 2 की भी प्री इमेज होनी चाहिए। तो 2 की प्री इमेज हम कितने तरीकों से चुन सकते हैं, n-1, क्योंकि ये नहीं ले सकते, नहीं तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज। तो इस वाले के पास कितने ऑप्शन हो गए, n-1। इसके बाद वाले के पास कितने ऑप्शन होंगे, n-2। ऐसा करते हुए आखिरी वाले के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा। समझ में आया ये चीज। तो जो आप क्लास 11th में पढ़ते थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, याद है ये चीज। अगर ये काम इतने तरीकों से हो रहा है, ये काम इतने तरीकों से, ये काम इतने तरीकों से, तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये क्लियर हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं इजियर वे में, दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। तो उसका करेक्ट आंसर होगा n फैक्टोरियल। इसीलिए मैं बोला इसको आपको याद रखना है, इस आंसर को।
हटा दूं इसको फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन को लिखो और समझते जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखो और मुझे समझाना क्या इसमें फाइंड करना है या क्या प्रूव करना है। सेट ए सेट बी लिख लिया। यहां दो फंक्शन है, पहला एफ है दूसरा जी है, और ये किस पे डिफाइंड है? ए टू बी, मतलब ए उसका डोमेन और बी उसका कोडोमेन। ये भी लिखो। एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन आपको गिवन है, वो भी नोट डाउन कर लो। लिख लिए यहां तक सबने? ओके। और जी ऑफ एक्स वाला भी एक्सप्रेशन लिख लिया सबने? हम्म। क्वेश्चन में अब पूछ रहा है क्या एफ और जी इक्वल है? एफ और जी आर इक्वल? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और इसके बाद जस्टिफाई करने बोला, और इसने एक एग्जांपल लिया है कि अगर मान लो एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ जी की, एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए, ये दोनों वैल्यू अगर सेम होती है सारी एलिमेंट्स के लिए, तो इन दोनों फंक्शन को क्या बोलेंगे? इक्वल फंक्शन। ठीक है। अब समझना यहां पर क्या है। पहली चीज तो भाई कि एफ और जी का दोनों का डोमेन और कोडोमेन सेम है, ए और बी है। सेट ए आपको दिया, फंक्शन आपको दिया है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? देखो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहां एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी? सेट ए से, इससे बिलोंग करेगी। तो सेट ए की पहली वैल्यू यहां पर क्या आ रही है? -1। तो मुझे एफ ऑफ -1 निकाल के बताओ। फिर दूसरी वैल्यू क्या आ रही है? 0, मतलब एफ ऑफ 0 निकाल के बताओ। फिर अगली वैल्यू एफ ऑफ 1, फिर एफ ऑफ 2, ये सारी वैल्यू निकाल के बताओ। फिर यही काम किसके लिए करो? जी के लिए भी करो, दूसरे फंक्शन के लिए भी। तो यहां पर जी ऑफ एक्स जो दिया हुआ है उसमें इन सारे एलिमेंट्स के लिए इसकी इमेज निकाल के बताओ कितनी आ रही है। तो जी ऑफ -1 क्या आया? सॉरी, एफ ऑफ -1 क्या आया? 1 2 0 +1 -1 क्या? 0 और 2 और 2 और बस। क्या यार तुम लोग कैसे कैसे गलती कर रहे हो? देखो -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 ऐसा ही होगा। तो -1 का स्क्वायर करने पे क्या होगा? 1, और माइनस माइनस क्या होगा? +1, तो कितना आएगा? 2। जीरो कौन बोला? प्रखर। और कौन बोला 0? क्लियर हो गया? एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0। इस तरीके से सारी वैल्यूज निकालो। एफ ऑफ 1 कितना आएगा? एफ ऑफ 2 कितना आएगा? 2। यहां तक क्लियर? रिमेनिंग वैल्यूज कैलकुलेट करो। जी की वैल्यू भी निकाला क्या सारे कंडीशन में?
आ गया पूरा? तो क्या क्या वैल्यू आ रही है? g ऑफ -1, पहली वैल्यू 0 आ रही है, ये हो जाएगा 2, और इधर पे -1 डालोगे तो -1 -½ -1 ऐसे ही बनेगा। तो 2, और ये मॉड के अंदर -3/2, जिसको अगर हटाओगे मॉड तो कितना बन जाएगा? 3/2 -1, 2 और 2 कटेगा, 3 -1 मतलब कितना आएगा? 2। समझ में आया? अगली वैल्यू क्या आएगी? जब 0 डालोगे तो 0 हाफ का मॉड हाफ हो जाएगा, और ये 2 कटेगा मतलब ये आएगा 0। चेक करो ये सही आया क्या? g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। सही, ठीक है। अब ये देखो, क्या f के जो पेयर हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है? -1 कॉमा, पहला पेयर क्या मिला? ऑर्डर्ड पेयर, -1, 2। दूसरा कौन सा मिला? 0, 0। तीसरा कौन सा मिला? 1, 0। चौथा कौन सा मिला? 2, 2। इसके भी पेयर सेम है क्या? देख लो, इसके भी पेयर सेम है क्या? -1, 2, 0, 0, 1, 0 एंड 2, 2। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम है इसके। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इक्वल। f और g दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर कोई भी एक वैल्यू अनइक्वल होती तो फंक्शन क्या हो जाता? अनइक्वल। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? हाँ, मैं क्या किया? -1 की इमेज क्या मिली मुझे? 2, तो -1, 2। 0 की इमेज क्या मिली? 0, 0, 0। 1 की इमेज क्या मिली? 0, 1, 0। 2 की इमेज मिली 2, 2, 2। समझ में आ गया? हटा दूं फिर इस क्वेश्चन को मैं? हाँ, सेट बी के लिए नहीं करना है। क्यों? इसके क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां पर देख क्या लिखा है? x बिलोंग्स टू सेट ए। तो जो तू x की वैल्यू पुट कर रहा है वो सेट ए की पुट करेगा। जो तेरे को इसकी इमेज मिल रही है ना, क्या क्या मिल रही है इमेज? 2, 0, 0, 2, वो किससे बिलोंग करनी चाहिए? बी से। तो देख बी से बिलोंग कर रही है उसकी इमेज। समझ में आया? तो बी का बस इतना ही काम है कि जो इसकी इमेज आएगी वो किससे आएगी? सेट बी से आएगी। अब अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछता कि ये फंक्शन 1, 1, ये फंक्शन 1, 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, तो क्या आंसर होता? बताओ, 1, 1 है या नहीं? क्यों नहीं है 1, 1? हाँ, 2 की 2 प्री इमेज आ रही है, या फिर 0 की भी 2 प्री इमेज आ रही है। f ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 है, f ऑफ 1 की वैल्यू भी क्या है? 0। तो ये 1, 1 नहीं है। ऑन टू है या नहीं? हाँ रुद्र बता। यार तुम लोग कैसे कर रहे हो? बताओ ना, थोड़ा एकदम क्लियरली बताओ, सोच के, समझ के, लॉजिकली। लग रहा वाला नहीं चाहिए मुझे, एकदम श्योर चाहिए। ये है ऑन टू क्योंकि ये कारण है। वो कारण तो मैं बता चुका 50 बार। है, क्यों है बता। हाँ भाई, ये एरो डायग्राम में ऑन टू कैसे डिसाइड करते थे? मान ली ये ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया। सभी की प्री इमेज होनी चाहिए। सभी की प्री इमेज है? बता तो एक बार मुझे। -4 की प्री इमेज है क्या? नहीं है। -2 की प्री इमेज है क्या? नहीं है। तो ऑन टू नहीं है। समझ में आई ये चीज? दूसरे एस्पेक्ट से इसकी रेंज क्या आ रही है? 0 और 2। कोड डोमेन क्या आ रहा है? ये पूरा। तो रेंज और कोड डोमेन अनइक्वल है, मतलब ऑन टू नहीं है। क्लियर हो गया ये चीज? चलो नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं शो करूंगा, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नोट करो इसको जल्दी से। सेट ए गिवन है, जो नोट कर लो। सेट ए नोट कर लो। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1, 2 एंड 1, 3
number of relations containing 1 2 and 1 3 which are reflexive, symmetric but not transitive. क्वेश्चन लिखना है, सेट ए लिखना है और पूछना नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 और वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए. हाँ, तुम लोग ट्राई करो या मैं स्टार्ट करूं? तो मान लेते हैं वो रिलेशन आर है और वो रिलेशन आर किस पे है? ऑन सेट ए. ऑन सेट ए मतलब ए टू ए. ये क्लियर हो गया? तो इस रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए? 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए और 3,3 होना चाहिए. क्या ये समझ में आ गया? तो ये तीन एलिमेंट तो कंपल्सरीली होंगे. और क्या होना चाहिए? क्वेश्चन में बोल रहा है 1 2 भी होना चाहिए और 1 3 भी होना चाहिए. तो मुझे 1 2 भी लेना पड़ेगा और 1 3 भी लेना पड़ेगा. क्या ये समझ में आ गया? तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये सब होना चाहिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों भी होना चाहिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए. तो ये सिमेट्रिक अभी है क्या? नहीं है. क्यों नहीं है सिमेट्रिक? क्योंकि यहां क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? 2,1. 1 2 है तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 1 होना चाहिए. 1 3 है तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? 3 1 होना चाहिए. तो अब मैंने यहां पर लिख दिया 3 1. तो अभी ये रिफ्लेक्सिव हो गया, यस. ये सिमेट्रिक हो गया, यस. क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं? ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? ओमांश, सौभाग्य, बताओ दोनों में से किसको याद है? ए बी बी सी है तो क्या होना चाहिए? ए सी. तो चेक करो ट्रांजिटिव है या नहीं. अब यहां पर देखो, यहां पर मैं ये देखता हूं 2,1 है रिलेशन में, 1,3 भी रिलेशन में है. देखो 2 1 है और क्या है? 1 3 है. तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए हमारे पास? 2,3. क्या इस रिलेशन में है? नहीं है. मतलब अभी जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है. तो ये हो गया एक रिलेशन. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ऐसे कितने रिलेशन हो सकते हैं? ये भी एक हुआ है. और क्या हो सकता है बताओ? इसमें से कुछ कम तो कर नहीं सकता हूं और ऐड ही कर सकता हूं. तो और मैं क्या ऐड कर सकता हूं इसमें? 1 2 1 3 2 1 2 3. मतलब देखो क्या ऐड कर सकते हैं भाई. ये तुम सीधे सीधे देख लो ना, ए क्रॉस ए निकाल लो. ए क्रॉस ए में क्या क्या मिलेगा? जितने भी सारे मिलेंगे उसमें से देख लो और क्या बच गया ऐड करने के लिए. तो और क्या ऐड कर सकते हो उसमें? क्या बच गया? 2 3 ऐड कर सकते हैं ना बस. 2 3 के अलावा और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं. तो अगर मान लो मैं 2 3 इसमें और एडिशनली लिख दूं तो क्या अभी भी ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा? नहीं, सिमेट्रिक नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 3 आ गया है. तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 3 2. सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ जाएगा इसमें? 3,2 भी लिखना पड़ेगा. तो ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाएगा लेकिन इसको लिखने के कारण ये ट्रांजिटिव भी बन जाएगा. समझ में आया क्या ये चीज? तो क्या इस रिलेशन को मैं अपनी काउंटिंग में लूंगा? तो आंसर है नहीं. तो ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करे? उसका आंसर है एक, जो यहां पर सामने लिखा हुआ है. समझ में आ गया? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. ठीक है. और ऐसे क्वेश्चन जो ये अभी आप देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत बार पूछे गए. अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिखाऊंगा, देख लेना.
हटा दो इसको फिर मैं। हाँ, एक क्वेश्चन और कर फिर जा, ये वाला। इसका आंसर सही करना फिर जाना। प्रखर बता जल्दी। इसमें लास्ट जैसा नहीं, इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। हम्म। तो सबसे पहले रिलेशन आर के एलिमेंट क्या क्या होंगे, तो इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो उसके लिए ये आना चाहिए, ये लिख दिया सबने, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और चीज आनी चाहिए, वो कौन सी है, 1,2, तो 1,2 भी लिख दिया। रिफ्लेक्सिव है लेकिन अभी ये सिमेट्रिक नहीं है, इसे सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 2,1। अगर मैं सिर्फ 2,1 लिख के छोड़ दूं तो क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, तो 1,2 है, 2,1 है, तो क्या आना चाहिए, 1,1, वो भी आ रहा है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है। तो इस कंडीशन में ये आर एस टी तीनों आ गया, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। और के कितने ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं, तो एक और लेने की कोशिश करता हूं। अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1,1, 2,2, 3,3, ये तो लेना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1,2 को आना ही है, तो 2,1 को भी मुझे लेना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज। अब और क्या कर सकता हूं, ये तो वही वाला हो गया, 1,3 ले लेता हूं। तो 1,3 अगर मैं लूंगा तो सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3,1 लेना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 1,3 है, तो सॉरी 3,1 है, 1,2 है, तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, 3,2। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ जाएगा यहां पर, 3,2। अगर 3,2 लिख रहा हूं, सिर्फ 3,2 लिख रहा हूं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए और क्या लिखना पड़ेगा, 2,3। और कुछ बच गया क्या, और कुछ नहीं बचा। तो ये जो रिलेशन है इसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस तो है, एक और नाम है इसका, वो है यूनिवर्सल रिलेशन। पता है क्या ये चीज। अगर मान लो कोई रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। और अगर कोई रिलेशन नल सेट बना दे, फाई आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। और इन दोनों तरह के रिलेशन को कंबाइनली क्या करते हैं, ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। ये सब चीजें मैं पढ़ाया स्टार्टिंग में, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कभी आ गया तो पता नहीं, इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। चलो अब आगे आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये अलग अलग ईयर्स के क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये 23 वाला क्वेश्चन दिख रहा है, तो चलो इसको स्टार्ट करो। जूम कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा देख लेता। A function f from a to b is defined like this, is both 1,1 and onto। क्या ये फंक्शन 1,1 and onto है, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है,
ये दिया हुआ है कि ये 1 1 ऑन 2 दोनों है। और क्या पूछ रहा है? फाइंड जेड, फाइंड सेट बी निकालना है। मतलब आपको सेट बी निकालना है ताकि ये 1 1 ऑन 2 दोनों हो जाए। समझ गए ना? चलो बताओ आंसर। आ गया? हाँ, बता जल्दी। हाँ, करेक्ट, गुड। नहीं है समझ में? बता आंसर तो। क्यों? ओके चलो ठीक है। इसको चाहो तो एरो डायग्राम से समझो। मान लो ये ए बी ले लिया, तो ए की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 की इमेज क्या आएगी? तो 1 की इमेज आ जाएगी 2। समझ में आया? क्योंकि 1 इज इक्वल टू 2x। 2 की इमेज क्या आ जाएगी? 4। 3 की इमेज क्या आ जाएगी? 6। और 4 की इमेज क्या आ जाएगी? 8। क्या ये समझ में आ गया? तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों होने के लिए सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए? 2 4 6 8। इस तरीके से अगर एरो डायग्राम नहीं बनाना है तो कैसे निकाल सकते हो? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है यहां पर? 2x। एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी 2। एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है जा। बाकी लोग इधर पे ध्यान दो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। चेक करो और इसका आंसर बताओ। नोट भी करना ना क्वेश्चन। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये वाला आर। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स दिस है भाई। यहां तक हो गया? अब ये लिखा है कि रिलेशन आर में एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और तब आएंगे जब एक्स और वाई क्या होगा? इन इररेशनल नंबर होगा। ठीक है? तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? सोचो, समझो, चेक करो और बताओ। मैं सबसे आंसर पूछूंगा ना, सोच समझ के आंसर करना। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? क्या कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव की? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। हो गया? सबका आंसर आ गया? हाँ, कुछ बोलना है आयुष? हाँ, क्या रिफ्लेक्सिव होगा? होगा, क्योंकि उसके रियल नंबर के अंदर एक बैच निकालते हैं। हाँ, रूट टू कॉमन रूट टू तो हो सकता है, वैसे बाकी सभी रैशनल का भी पेयर है। ठीक है। और किसी का आंसर? हाँ यश, पता, ट्राई कर। चलो, मान लो जैसे इसने बोला रूट टू लेते हैं, है ना? तो रूट टू मान लो मैंने ये ले लिया, तो क्या ये रिलेशन आर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? बस इतना सोचना है हमें। तो हमने एक्स की वैल्यू क्या ली है? रूट टू। वाई की वैल्यू क्या ली है? रूट टू। तो एक्स इंटू वाई क्या मिलेगा बताओ? एक्स इंटू वाई क्या मिलेगा? 2।
क्या ये क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन में बोल रहा है ये एलिमेंट होगा अगर x इंटू वाई कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर होगा, है ना? तो अभी हमें x इंटू वाई क्या मिला है? 2। हाँ, वो डॉट का मतलब इनटू है, ठीक है। तो अभी हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला है? 2। 2 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। तो क्या 2,2 इससे बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं? तो इसका आंसर होगा नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सौभाग्य कुछ डाउट है? हाँ, अब ये बताओ सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? तो सिमेट्रिक के लिए आप x और y कोई भी दो ऐसे नंबर लोगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले? इर्रेशनल। क्योंकि सिमेट्रिक के लिए हम ये लेते हैं लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। तो आपने ये मान लिया कि x कॉमा वाई रिलेशन से बिलोंग करता है, और अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें कैसा नंबर मिल रहा है? इर्रेशनल नंबर मिल रहा है। समझ में आया? अगर इनको मल्टीप्लाई करने पे इर्रेशनल मिल रहा है तो क्या y इंटू एक्स करने पे भी हमें इर्रेशनल मिलेगा? यस और नो? यस होगा ना? और अगर y कॉमा एक्स वाई डॉट एक्स करने पे भी इर्रेशनल मिलेगा मतलब ये हुआ कि y कॉमा एक्स भी किससे बिलोंग करेगा? रिलेशन r से बिलोंग करेगा। जैसे अगर मान लो इसको मैं 1 लू, इसको √2 लू, तो 1 इंटू √2 कितना होता है? √2। कौन सा नंबर? इर्रेशनल। तो √2 इंटू 1 भी क्या होगा? इर्रेशनल। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अगर ऐसा है मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। क्या ये क्लियर हुआ? फिर उसके बाद चेक करना है आपको ट्रांजिटिव है कि नहीं। हाँ, हाँ, मैंने √2 लिया, है ना? अब क्वेश्चन में ये बोलते हैं एक्स और वाई की वैल्यू मैं √2 ले सकता हूं क्योंकि वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। लेकिन एक्स कॉमा वाई तब ले सकता हूं जब इर्रेशनल मिले। तो अभी एक्स कॉमा वाई इनका मल्टीप्लीकेशन मुझे क्या मिला? 2 मिला, जो कि कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। लेकिन ये इर्रेशनल होने पे ही रिलेशन में आएगा, इरेशनल नहीं है इसलिए रिलेशन में नहीं आया। तो इसलिए मैंने इसको नॉट बिलोंग्स टू लिया। एक आध और एग्जांपल बताऊं? बताओ मुझे, ये बताओ 2,2 रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा? बाकी लोग सब बताओ इसको। बताओ 2,2 रिलेशन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2 2 कितना होता है? 4, जो कौन सा नंबर है? रैशनल। ये इसलिए इससे बिलोंग नहीं करेगा। क्या 3,3 करेगा? ये भी नहीं करेगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या होता है? 9। वो भी कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। समझ में आया कैसे डिसाइड करना है? ठीक है। अब यहां पर क्यों हुआ ये सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब ये बताओ ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं लेता हूं 1,√2 बिलोंग्स टू आर। क्या रिलेशन से बिलोंग करेगा ये? दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? √2, जो कि इर्रेशनल नंबर। अगला मैं √2 से स्टार्ट होने वाला ले लेता हूं। मान लो √2,3 ले लेता हूं। क्या ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इर्रेशनल है? तो आंसर है। मतलब ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या आना चाहिए रिलेशन में? 1,3। तो क्या 1,3 रिलेशन में आएगा? नहीं आएगा। तो ये दोनों आ रहा है बट ये नहीं आ रहा, मतलब ये ट्रांजिटिव होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो लिख लो इसको नॉट ट्रांजिटिव। हो गया? तुम लोग क्लास
10th में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते थे, याद है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a वाला, है ना। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता था, एबीसी निकालना होता था, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ऐसा होता था, बन जाता था ना। अब उस तरह के क्वेश्चन यहां पर मत एक्सपेक्ट करो। यहां पर क्वेश्चन में क्या होगा, एक फॉर्मूला बताया, वो क्वेश्चन बनाया, ऐसा नहीं चलेगा काम। हर क्वेश्चन में आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो ये चीज। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम लोगों को समझा सकता हूं, लेकिन मेरे साथ समझाने से तुम लोग नहीं सीखोगे। तुम लोग कैसे सीखोगे, खुद करके ही सीखोगे ये सारी चीजें। तो मैं यही सलाह देता हूं हर बार, लेकिन बच्चे उसको अवॉइड करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, इसका और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं पीडीएफ भेजता हूं, उसको घर में खुद से समझो, बना के देखो। हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैंने यहां समझाया, लेकिन घर जाके दोबारा तुम लोगों से नहीं बनेगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज पूछूं, आज पढ़ाया, कल पूछूंगा, नहीं बनेगा, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो क्या करना है, रिपीट सॉल्व करना ही पड़ेगा तुम लोगों को, तभी वो चीजें सुधार पाओगे और सीख पाओगे। अभी क्या होता है मैं बताता हूं, जैसे अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो तरीका एकदम गलत है। क्यों गलत है, मैं तुम लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद सॉल्यूशन समझा देता हूं, लेकिन तुमने खुद समझने की चीजें अभी तक नहीं सीखी है। एग्जाम में तुम लोगों को यही करना है, क्वेश्चन को पढ़ के खुद ही समझना है। तो वो चीज तब सीख पाओगे जब खुद ही क्वेश्चन पढ़ना सीखोगे। समझ में आया ये चीज, तो ये वाली हैबिट डालो, ट्राई करो, 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करके आओ, जो भी टॉपिक करंटली रनिंग हो रहा है उसमें से, ठीक है। तो मैं आज इसका पूरे का पीडीएफ भेज रहा हूं, मैं 5-6 क्वेश्चन ट्राई करके आओ। इसमें इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है और विद सॉल्यूशन है। पिछले बार मैंने जितना भी रिवीजन करवाया था, उन सारे क्वेश्चंस का विद सॉल्यूशन है। कुछ कुछ हो सकता है नहीं होंगे, एमसीक्यू वाले होंगे, नहीं तो अदरवाइज सबके सॉल्यूशन यहाँ पर है। तो मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा, और फिर मैं चेक करूंगा अगली क्लास में हम इस पीवाईक्यू को खत्म करके फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, एंड करता हूँ फिर मैं आज की क्लास।